हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार जोशी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एज पर नेबोश 20,000 क्राइटेरियाज के बारे में, यानी 20,000 क्राइटेरिया जो है। जब भी आप नेबोश रिस्क असेसमेंट IG2 का प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आपको मिनिमम 5,000 कैटेगरी से 10,000 बनाने पड़ते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो लिस्ट दी थी वो टोटल निबोश के हिसाब से 20,000 क्राइटेरिया की थी। तो उसमें से आप कोई भी 5-10 जो भी है 1000 आप वहाँ से सर्च कर सकते हो या वहाँ से आप ले सकते हो। अब मुझे काफ़ी लोगों के जो निबोश अपीयर है या निबोश कर रहे हैं उनके मैसेज आते हैं कि सर जैसे हमने पार्ट 1 का वीडियो देखा तो सर पार्ट 2 कैसे करना है। तो ये मुझे मैसेज करते हैं या बात करते हैं। तो मैं उनसे सबसे आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी मेरे वीडियो देखते हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा लिंक आपको मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज़ है ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 इस तरह से 20 वॉल्यूम तक की ये सीरीज़ है, जिसके अंदर जो मैंने एज पर नेबोश क्राइटेरिया आपको 20,000 जो क्राइटेरिया बताए, तो हर एक 1000 को समझेंगे कि 1000 है क्या। और जब आप नेबोश का जो रिस्क असेसमेंट का पार्ट 2 करते हैं तो उसके अंदर आपके जो 6 कॉलम है कि 1000 क्राइटेरिया क्या है, हु माइट बी हार्म और हाउ, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या किया है, फर्दर एक्शन कंट्रोल क्या चाहिए, टाइम स्केल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन क्या है। तो इस सीरीज़ के इस वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 इस माध्यम से हर 1000 क्राइटेरिया के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगी प्रोजेक्ट 2 बनाने के लिए कि वो 6 कॉलम किस तरह से फिल करें। तो जब भी हम सेफ्टी में बात करते हैं तो कहते हैं कि सेफ्टी मीन्स अब्सेंस फ्रॉम हार्म। तो अब जब भी वर्क प्लेस पे कोई भी एक्टिविटी या एक्ट होती है या जॉब टास्क परफॉर्म करता है वर्कर, तो उस काम को करने के लिए हमको, अगर वो काम सेफ तरीके से पूरा होना चाहिए, तो उसको समझने के लिए हमको 4 चीज़ों को समझना पड़ता है। यानी मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ कि आपको अगर सेफ्टी सीखनी है तो 4 चीज़ों को आप समझ लीजिए। एक, सबसे पहला जॉब टास्क, जॉब वर्क क्या है, काम क्या है। सेकंड, उसके अंदर 1000 क्या है, खतरा क्या है। थर्ड, उस 1000 से रिलेटेड रिस्क क्या है, जोखिम क्या है। और चौथा जो है कि इस 1000 या रिस्क को आप कंट्रोल कैसे करें। तो उस तरह से ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आज ये जो वॉल्यूम शुरू कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले आउट ऑफ 20,000 क्राइटेरिया में से एक जो 1000 लेने में जा रहा हूँ, जिसका नाम है कन्फाइन स्पेस। तो कन्फाइन स्पेस, कन्फाइन यानी सीमित, स्पेस यानी जगह। तो एनुअल एवरेज उतनी ही जगह, उतनी स्पेस जहाँ पे मुश्किल से वर्कर को एंट्री मिलती है या एग्जिट मिलती है। तो जब भी हम कन्फाइन स्पेस की बात करते हैं तो मोस्टली कन्फाइन स्पेस का नाम आए और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कन्फाइन स्पेस रिलेटेड बातें ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो कन्फाइन स्पेस है क्या? तो कन्फाइन स्पेस की जब बात करते हैं हम लोग कहते हैं स्पेस दैट इज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट विच इज़ नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल नेचर और वेंटिलेशन। ऐसी जगह जहाँ पे अंदर एंट्री करना या वहाँ से एग्जिट करना मुश्किल हो, यानी इतनी कम पर्याप्त जगह है, मुश्किल से अंदर जा सकता है वर्कर और बाहर आ सकता है। ऐसी जगह जो मनुष्य को रहने के, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल, जैसे आज हम रह रहे हैं बाहर, तो ये हरे भरे खुले वातावरण में जैसे रह रहे हैं हम लोग, सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, रह सकते हो, काफ़ी देर वहाँ पे गुजार सकते हो। तो क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन। वहाँ पे प्रॉपर नेचुरल, प्रकृति का जो वेंटिलेशन है वो नहीं है। तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? तो हम कहते हैं कि बॉयलर, स्टोरेज टैंक्स, वेसल, वेंटिलेशन डक्ट और शाफ्ट है, सीवेज प्रोसेस फैसिलिटी जो आपका सेफ्टी टैंक वगैरह है, मैनहोल है। और हम लोग कहते हैं कि भाई एक्सकवेशन या ट्रेंच, अगर वो भी 1.2 मीटर के ऊपर जाता है तो उसके वो भी कन्फाइन स्पेस कहलाता है, क्योंकि कन्फाइन स्पेस के अंदर जो खतरे है और जो रिस्क है वो यहाँ पे भी मिल जाती है। तो ये आप सबको ये पता चल गया होगा कि इसके एग्जांपल्स ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें 3 रोल बहुत ज़रूरी है। एक होता है एंट्रन, वो वर्कर जो अंदर एंट्री करते हैं और काम करते हैं। दूसरे अटेंडेंट, सेफ्टी रिलेटेड फील्ड से है, सेफ्टी के लोग हैं। तो अटेंडेंट वो पर्सन, सेफ्टी वॉच जिसको हम होल वॉच, स्टैंड बाय पर्सन या सेफ्टी अटेंडेंट कहते हैं, वो बाहर खड़ा रहता है और कन्फाइन स्पेस के इनसाइड और आउटसाइड वर्क को मॉनिटर करता है। और तीसरा जो सबसे अहम रोल है वो है सुपरवाइजर का। तो एंट्रन इज अ पर्सन हु फिजिकली एंटर इनटू द कन्फाइन स्पेस टू असाइन हिज ओन वर्क। वो आपका वेल्डर हो सकता है या जो भी वर्कर, कारीगर अंदर हो सकता है।
अटेंडेंट सेफ्टी HSC से है बंदा तो सेफ्टी वॉच है, ऑल वॉच है, या स्टैंड बाय पर्सन कह सकते हो। वो बाहर खड़ा रहता है, इनसाइड आउटसाइड मॉनिटरिंग करता है, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करता है इंटरनेट के साथ। इमरजेंसी में अगर कुछ होता है तो रेस्क्यू टीम को अलर्ट करता है, तो अनऑथराइज्ड पर्सन को वहाँ आने नहीं देता है। ये सब काम हो जाता है आपके अटेंडेंट के। सुपरवाइज़र ओवरऑल उस काम वर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अब हम बात करेंगे कि इस कन्फाइंड स्पेस में काम क्या चलता है, क्यों जाना पड़ता है। वर्कर जो इंटर्न है, जिनको हम इंटर्न कहते हैं, उनको क्यों जाना पड़ता है, क्यों काम करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्लीनिंग या मेंटेनेंस का काम होता है, ब्लास्टिंग ऑपरेशन होता है, पेंडिंग वगैरह वर्क भी होता है। तो पाइपलाइन के अंदर बहुत बार काम हो जाता है, स्टोरेज टैंक्स में काम होता है, बॉयलर में क्लीनिंग वगैरह का काम हो जाता है, या पेंडिंग वगैरह का काम आ जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जाना पड़ता है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से वेसल्स है, स्टोरेज टैंक्स वगैरह, जहाँ पे फ्लूइड यानी कि पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, बहुत टाइम से स्टोर्ड है, तो उनको खाली करके उनके अंदर जब मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो मेंटेनेंस का काम करते हैं बहुत से खतरे वहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग ऑपरेशन ये काम होते हैं जिनके लिए उनको अंदर जाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर खतरे क्या है, हजार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला जो हजार्ड है, जिसको हम प्राइम हजार्ड कहते हैं, वो है एटमॉस्फेरिक हजार्ड। एटमॉस्फेरिक हजार्ड यानी ऑक्सीजन का कम हो जाना या ऑक्सीजन का बढ़ जाना, या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन इनरिचमेंट। अब बहुत बार जब अंदर काम चलता है बहुत सी गैसेस की वजह से, या वेल्डिंग वगैरह की एक्टिविटी जब करते हैं, तो बहुत बार वहाँ का टेम्परेचर बदल जाता है, तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। समटाइम ऑक्सीजन गो बिलो 19.5%, 19.5% से नीचे जा सकता है, जो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है, बंदा कोलैप्स हो सकता है, बंदे की जान भी जा सकती है। कहते हैं भाई 6% के नीचे अगर ऑक्सीजन चली जाए तो 40 सेकंड के अंदर बंदा कोमा में चले जाएगा और मर भी सकता है। और कभी कभी ऑक्सीजन वहाँ पे 23.5% के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन वो एक ही सिनेरियो में हो सकती है कि जब भी वेल्डिंग वगैरह काम चलता है, तो वेल्डिंग के जो भी पाइप्स वगैरह जहाँ पे ऑक्सीजन एसिड के सिलेंडर जो होते हैं जिसको यूटिलाइज किया जाता है, तो पाइपलाइन के अंदर कहीं लीक है तो ही एकमात्र वहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ सकता है, और इस वहाँ पे डिफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक हजार्ड की बात। दूसरा फिजिकल हजार्ड हो सकता है, स्लिप ट्री फॉल हो सकता है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो उतरते वक्त आते जाते वक्त उसके अंदर वर्कर गिर सकता है, अगर प्रॉपर एक्सेस नहीं है तो इस तरह से स्लिप्स भी हो सकता है। बहुत टाइम केमिकल या फ्लूइड अंदर स्टोरेज है तो स्लिपरी हो सकता है। तो इस तरह से आपके साथ वहाँ पे ये हजार्ड्स वहाँ पे फिजिकली स्लिप ट्री फॉल भी जाता है। इसके बाद टॉक्सिक और केमिकल्स हैं एटमॉस्फेयर वहाँ पे, तो बहुत से टॉक्सिक गैसेस है। सबसे खतरनाक हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ईथेन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बहुत सी गैसेस वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो काम करने से पहले गैस टेस्टिंग का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो मैकेनिकल हजार्ड्स है वहाँ पे, इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। उसके बाद इनगल्फमेंट हजार्ड हो सकता है, और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के हजार्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए कन्फाइंड स्पेस जैसे काम में काम करने के लिए एक सबसे पहले आपके पास प्रॉपर कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट का होना जरूरी है। परमिट टू वर्क सिस्टम होना। परमिट टू वर्क है, परमिट तब मिलेगा जब उसके अंदर जितने हजार्ड है उन हजार्ड को आइडेंटिफाई किया, उनको कंट्रोल किया, जब लग रहा है प्लेस सेफ है तभी जाके आपको परमिट मिलता है। अब ये तो हो गया कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट की बात। अब उसके अंदर अगर हॉट वर्क का काम है, जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग परफॉर्म करना है, तो हॉट वर्क परमिट आपको अलग से लेना पड़ता है। या कोल्ड वर्क का काम है तो कोल्ड वर्क परमिट अलग से लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका उसमें परमिट की बात। एरिया आपका बैरिकेशन होना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन को वहाँ आने नहीं देना है। तो आपके जितने भी हजार्ड है, जैसे मान लो कि आपने रिस्क असेसमेंट पार्ट 2 में आपने 1000 लिया कन्फाइंड स्पेस से, या 2000 लिए कन्फाइंड स्पेस से, 1000 कैटेगरी से 2000 लिया आपने एक ले लिया कि वहाँ पे लैडर नहीं, इम्प्रॉपर एक्सेस है, या आपने ले लिया कि एटमॉस्फेरिक हजार्ड का खतरा है, वर्कर आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। तो दूसरे कॉलम में है कि हु माइट बी हार्म एंड हाउ, किसको खतरा है, कैसे, तो वर्कर को जो एंटर अंदर काम करें उनको खतरा है। तीसरे कॉलम में है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या क्या किया, तो उसमें आप ये बता सकते हो कि भाई साइनेज है या परमिट दे चुके हैं, फिर काम शुरू हुआ तो आपका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। तो एक दो चीज़ें जो आपने पार्ट कॉलम 3 में बताई, और चौथे में फिर आपको और कंट्रोल मेजर्स करना है। तो जब भी आप हजार्ड को कंट्रोल करते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इरिक पीडी मेथड, एलिमिनेट, रिड्यूस, आइसोलेट, कंट्रोल, पीपी और डिसिप्लिन, ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, सिस्टम है हजार्ड और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो इस मेथड से चलोगे तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इम्प्रॉपर एक्सेस ले लिया, या एटमॉस्फेरिक हजार्ड, वर्कर एक्सपोज टू हाई टॉक्सिक एटमॉस्फेयर ले लिया आपने वहाँ पे, या इलेक्ट्रोक्यूशन ले लिया। तो बेसिक कंट्रोल करते हो तीसरे या चौथे कॉलम में जब आप फर्दर कंट्रोल एक्शन में लिखोगे तो आपको एक पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए सबसे पहले तो एक अथॉरिटी परमिट होना चाहिए। तो परमिट टू वर्क होना चाहिए, एरिया शुड बी बैरिकेशन, अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट अलाउड इन कन्फाइंड स्पेस। फिर प्रॉपर साइनेज होने चाहिए। अब बात आ गई कि आपने वहाँ पे हजार्ड लिया कि वर्कर, जैसे पहले कॉलम में आपने लिया कि वर्कर आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एटमॉस्फेयर या इंटर्न आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। तो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है तो आपका मेन मुद्दा आता है कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए परमिट के बाद साथ साथ वहाँ के हजार्ड जो भी है उनको कंट्रोल किए होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर गैस टेस्टिंग होनी चाहिए। अब गैस टेस्टिंग जो है वो टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल पे होनी चाहिए, तीनों लेवल पे। अब आप सोचें तीनों लेवल क्यों? तो बहुत सी गैसेस होती है जो हवा से भारी होने की वजह से वो निचले स्थान में पाई जाती है। तो स्टोरेज टैंक्स वगैरह वेसल में वो नीचे मिल जाती है, स्टोरेज टैंक में समझ लो नीचे आ गई। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन या एयर से भारी होने की वजह से वो नीचे मिल जाती है। कुछ गैसेस है जो मीडियम स्तर पे आपको साथ में मिल जाती है, कुछ हल्की है तो ऊपर मिल जाती है। तो ये हो गया गैस टेस्टिंग का, जो एथोराइज गैस टेस्टर एजीटी करेगा। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, नेचुरल है मैकेनिकल वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेस लैडर वगैरह होना चाहिए वहाँ पे। और इस तरह से उसमें बहुत सी चीज़ आपको करनी है। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग होना चाहिए अटेंडिंग के द्वारा, इमरजेंसी में रेस्क्यू को अलर्ट करना है। तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले प्री प्रिपरेशन ऑपरेशन, यानी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले जो काम है वो होना बहुत जरूरी है। जिसमें क्या क्या आता है? तो जिसमें आइसोलेशन आ गया, ब्लाइंडिंग आ गया, आइसोलेट है ना अलग करना, आइसोलेशन आ गया, ब्लाइंडिंग आ गया, मैकेनिकल ब्लाइंडिंग आ गई। उसके बाद वेंटिलेशन की बात आ गई, गैस टेस्टिंग की बात आ गई। तो गैस टेस्टिंग 3 लेवल पे हो गई, टॉप, मिडल, बॉटम। ऑक्सीजन लेवल जो है वो मिनिमम ऑक्सीजन का टेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि जब गैस टेस्टिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल 19.5% से आपका 21.5% के बीच में होनी चाहिए। परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट PEL, तो PL लेवल 10 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो भी गैसेस हैं उनका PL लेवल 10 ppm से ऊपर नहीं होना चाहिए। और LEL लोअर एक्सपोजर लिमिट 0 LEL होना चाहिए। अब इसमें प्रिपरेशन ऑपरेशन में और एक चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि नाइट्रोजन पर्जिंग। नाइट्रोजन पर्जिंग इसलिए कि नाइट्रोजन ऐसे कैसे कि वो जब उसमें इनर्ट करते हैं, कन्फाइंड में डाली जाती है, पर्जिंग करते हैं ना, इनर्ट करना, अंदर जब भेजते हैं, तो उसका काम होता है कि उसकी हेल्प से दूसरी गैसेस बाहर आती है। लेकिन नाइट्रोजन पर्जिंग में एक प्रॉब्लम यह है कि वो 100% कन्फाइंड स्पेस को पर्ज नहीं करती है। इसके लिए वहाँ पे आपको वेंटिलेशन देना होता है। एक तो नेचुरल वेंटिलेशन, दूसरा मैकेनिकल फैंस वगैरह वहाँ देना होता है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन से बाकी गैसें वहाँ निकल जाती है। और फिर वापस जब टेस्टिंग होती है तो आपको जो ऑक्सीजन की लेवल है और PL LEL लेवल जो 10 ppm से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 0 LEL होनी चाहिए। तो ये हो गया नाइट्रोजन पर्जिंग। फिर आपका इसके साथ साथ जैसे आपने आइसोलेशन किया, ब्लेंडिंग किया, गैस टेस्टिंग किया तीनों लेवल पे, ऑक्सीजन और फिर PL लेवल देखा आपने, 0 LEL देखा, वेंटिलेशन दिया, नेचुरल मैकेनिकल दिया, नाइट्रोजन पर्जिंग किया, और टूल बॉक्स स्टॉक है। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन ऑपरेशन, ये कंट्रोल करने के बाद काम, उसमें आपको परमिट मिलता है और काम स्टार्ट होता है। लेकिन काम जब शुरू होता है तो काम करते वक्त, जैसे कि वेल्डिंग काम शुरू हो गया, तो काम जब होता है तो थोड़ी देर में वहाँ का वातावरण बदल सकता है। तो उस कारणों से वर्कर को, इंटर्न को बाहर आना पड़ता है। तो बाहर आने के बाद वापस वो जो प्लेस है, कन्फाइंड स्पेस है, वो प्रॉपर वही लेवल में होने के लिए वापस टेस्टिंग वगैरह वहाँ पे करनी पड़ती है। तो इस तरह से कन्फाइंड स्पेस के अंदर के जो हजार्ड्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो परमिट टू वर्क सिस्टम, एरिया बैरिकेशन, साइनेज, टूल बॉक्स स्टॉक, ये तो आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर का कोई भी हजार्ड अगर लेते हो प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, तो ये तो बेसिक चीज़ें वहाँ पे है ही है। उसके बाद अटेंडेंट तो होना जरूरी है, वो कम्युनिकेशन का काम करेगा, इमरजेंसी में रेस्क्यू को अलर्ट करेगा। ये तो आ गया। फिर आप वहाँ पे एटमॉस्फेरिक हजार्ड का ले लो, या टॉक्सिक गैसेस ले लो, या आप वहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सेस ले लो। इम्प्रॉपर एक्सेस में आपको लैडर लगाना पड़ेगा, वहाँ पे ट्राइपॉड सिस्टम होगा, और रिट्राइवल के लिए जो ट्राइपॉड सिस्टम है, लाइफलाइन है, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। तो लेकिन साथ में रेस्क्यू और अटेंडेंट और उसका परमिट और वो सब चीज़ें तो आएगी ही आपको। तो पहला कॉलम, आप जो भी हजार्ड लो कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड, वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, या उसके बाद टॉक्सिक या केमिकल गैसेस प्रेजेंस हो, या इम्प्रॉपर एक्सेस हो, फिजिकल एयर स्लिप ट्रिप फॉल हो, तो कन्फाइंड स्पेस हजार्ड कैटेगरी रिलेटेड आप 2000 वहाँ पे ले सकते हो। तो मिनिमम 5000 कैटेगरी से आपको 10,000 बनाना है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब निबॉश का प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप ये पकड़े में ये मत चलो कि मुझे 10,000 ही बनाने हैं।
कोशिश हमेशा कीजिए कि 2-3 हज़ार आप एक्स्ट्रा बनाओ वहाँ पे, क्योंकि आपके पास 20,000 कैटेगरी है, आप आराम से ले सकते हो। एक हज़ार भी एक कैटेगरी से लिया तो भी आप 10-12 हज़ार कैटेगरी में 10-12 हज़ार कैटेगरी में आप 1000 बना सकते हो। तो 5,000 से 10 तो बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कन्फाइंस में बताया मैंने आपको कि भाई 1000 कैटेगरी में इतने हज़ार है आपके पास, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से लगा के टॉक्सिक गैसेज से लगा के इलेक्ट्रिक फॉर्म फिजिकल सब 1000 है, आप कोई भी ले सकते हो वहाँ पे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन हैं सबका आंसर मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। जैसे नेबोश का प्रोजेक्ट का पार्ट 1 देखा, अब आपको पार्ट 2 में आप कहते हो कि भाई MS वर्ड या एक्सेल में बताइए सर, तो पार्ट 2 के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, 3 के लिए भी। आप इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वॉल्यूम 2 में दूसरे 1000 के साथ। धन्यवाद।